वेलकम टू अवधि क्लासेस। यूपी टेट पेपर फर्स्ट से पर्यावरण अध्ययन का भाग है आज जो हम लेके आए हैं आपके सामने। और इसमें 30 प्रश्न हैं जो कि आपके लिए एक पर्यावरण अध्ययन का एक मॉडल पेपर की तरह होगा और बहुत ही महत्वपूर्ण भी होगा आपके आने वाले यूपी टेट पेपर फर्स्ट के लिए। चलिए चलते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है हमारा कि इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार की स्थापना कब की गई। इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार की स्थापना कब की गई? तो वो की गई थी सन 1987 में। सन 1987 में इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार की स्थापना की गई थी। प्रश्न अगला देखते हैं। पर्यावरण की दृष्टि से सबसे खतरनाक है, तो सबसे खतरनाक हम मानते हैं यहाँ पर अगर पर्यावरण की दृष्टि से माना जाए तो वह सबसे खतरनाक आपका जो नाभिकीय प्रदूषण होता है, नाभिकीय प्रदूषण पर्यावरण की दृष्टि से सबसे खतरनाक होगा। प्रश्न अगला है कि जैवमंडल में एक ही जाति की संख्या को कहते हैं। तो जो एक ही जाति की संख्या होती है जिसको आप जनसंख्या कहते हैं, क्या कहते हैं? जनसंख्या कहते हैं। किसको? जो एक ही जाति की संख्या होती है। किसमें? जैवमंडल में। जैवमंडल में एक ही जाति की संख्या को जनसंख्या कहते हैं। प्रश्न अगला है भारत का प्रथम पशु क्रूरता निवारण अधिनियम कब पारित किया गया? तो इसको पारित किया गया था 1960 में। 1960 में जो है पशु क्रूरता निवारण अधिनियम को पारित किया गया था। प्रश्न अगला है, यहां पर कहा जा रहा है कि प्रश्न नंबर 125 में भविष्य में त्वचा रोग किस कारण बढ़ेंगे? तो देखिए बहुत ही साफ और बहुत ही साधारण शब्दों में आपको हम बता रहे हैं और आई होप कि आप सभी को समझ में आ भी रहा होगा। आप कमेंट करके बताएं और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें हमेशा ऐसे वीडियो पाने के लिए। तो त्वचा रोग किस कारण बढ़ेंगे? तो देखिए जो यूवी रेज होता है, क्या होता है? यूवी रेज है ना, पराबैंगनी किरण को जो है सोखने का काम, अवशोषित करने का काम कौन करता है? ओजोन परत करता है। कौन करता है? ओजोन परत। अगर ओजोन परत में क्षति हो जाए तो वह जो है भविष्य में त्वचा रोग के कारण बनेंगे और त्वचा कैंसर होने का खतरा बढ़ जाएगा तब जब ओजोन परत में क्षति होगी और तब वह जो है अवशोषित नहीं कर पाएगा किसको? यूवी रेज को। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा। अगला प्रश्न चलते हैं और यहाँ पर है एक क्षेत्र के वनस्पतियों का समूल विनाश वन की आग द्वारा होता है। किसके द्वारा? वन की आग द्वारा होता है। तब वहां पर अनुक्रमण प्रारंभ करने के लिए सबसे पहले कौन सा समुदाय प्रकट होता है? तो जो अनुक्रमण प्रारंभ करता है ना, तो वो किसके द्वारा? घास के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? घास के द्वारा इसको प्रारंभ किया जाता है ना, प्रकट किया जाता है। अगला देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व समस्त पृथ्वी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? जब पृथ्वी में पूछा जाए, समस्त पृथ्वी में पूछा जाए तो आप वहां पर क्या लगाएंगे? जब समस्त पृथ्वी में पूछा जाए तो आप वहां पर लगाएंगे लोहा। क्या? लोहा पाया जाता है ना। सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? तो लोहा पाया जाता है, आयरन पाया जाता है। समस्त पृथ्वी में क्या पाया जाता है? आयरन पाया जाता है, लोहा पाया जाता है। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पर कहा जा रहा है कि विश्व के सभी भौगोलिक पारितंत्रों के संगठन को क्या कहते हैं? जो भौगोलिक पारितंत्र होते हैं उसके संगठन को हम किस नाम से जानते हैं? उसके संगठन को हम जैव मंडल के नाम से जानते हैं। भौगोलिक पारितंत्रों के संगठन वो जैव मंडल के नाम से जाना जाता है ना। प्रश्न अगला कहा जा रहा है यहाँ पे। प्रश्न अगला है कि पर ऑक्सी नाइट्रेट PAN जिसको आप बोलते हो, तो उसका मुख्य तत्व जो है किसको माना जाएगा? उसका मुख्य जो है किसको माना जाएगा? तो वो क्या है? वो करता क्या है? वायु प्रदूषक है। यह क्या है? PAN। यह एक वायु प्रदूषक के रूप में मुख्य तत्व है। अगला देखते हैं। अगला कहा जा रहा है कि सागरीय जल की लवणता में किस लवण की मात्रा सर्वाधिक होती है? ये तो आपको पता होगा कि जो NaCl होता है, क्या? NaCl सोडियम क्लोराइड। NaCl सोडियम क्लोराइड जो है यह सागरीय जल की लवणता में सबसे अधिक माना जाता है। और जो मानव के व्यक्ति के जो पसीने में है ना,
किसी मनुष्य के जो पसीने में जो होता है सबसे ज़्यादा, तो वो होता है सोडियम क्लोराइड। क्या होता है? सोडियम क्लोराइड, है ना। आगे प्रश्न देखते हैं। अगला कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य एरोसॉल प्रदूषक है? कौन सा प्रदूषक है? एरोसॉल। जो कहाँ पाया जाता है? वह वायुयान में पाया जाता है। एरोसॉल प्रदूषक है जो कि वायुयान में पाया जाता है ना। तो वह जो है क्या है? वह है CO2। सॉरी, ये CO2 नहीं होगा, जबकि यह होगा Cl2F2। CCl2F2 यह जो है एरोसॉल प्रदूषक है जो कि वायुयान में पाया जाता है। Cl2F2 जो है यह वायुयान में पाया जाता है। प्रश्न अगला देखते हैं। यहां पर कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन यूनेस्को धरोहर स्थान है? यूनेस्को धरोहर स्थान है तो वह है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान यूनेस्को के धरोहर में शामिल है ना। आगे देखते हैं। अधोलिखित में से भौतिक वातावरण का तत्व नहीं है। तो भौतिक वातावरण का तत्व कौन सा नहीं है? तो ये जो बस्तियां हैं, यह जो है भौतिक वातावरण का तत्व नहीं है। बस्तियां भौतिक वातावरण का तत्व नहीं है, जबकि भूमि के रूप में मिट्टियां, खनिज, ये सभी भौतिक वातावरण हैं, लेकिन बस्तियां जो हैं भौतिक वातावरण नहीं है। प्रश्न अगला देखते हैं। अगला कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसको केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अत्यधिक प्रदूषणकारी उद्योग के रूप में अब निर्धारित नहीं किया गया है? तो जो चाय होता है, क्या? चाय का उद्योग जो है यह अत्यधिक प्रदूषणकारी उद्योग के रूप में निर्धारित नहीं किया गया है। कौन सा उद्योग? चाय उद्योग। प्रश्न अगला है। यहां कहा जा रहा है कि प्रथम पंचायती राज व्यवस्था, शायद आपको याद होगा कि प्रथम पंचायती राज व्यवस्था पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 2 अक्टूबर 1959 में 1959 को किया गया था। और कहां पर? नागौर राजस्थान में। कहां पर किया गया था? नागौर राजस्थान में 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था, क्या? पंचायती राज व्यवस्था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला यहां कहा जा रहा है कि किस संवैधानिक संशोधन द्वारा शहरी स्थानीय शासन को संवैधानिक दर्जा दिया गया? तो वो दिया गया था 74वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। 74वें संविधान संशोधन के द्वारा शहरी स्थानीय शासन को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी थी? तो महिला मुख्यमंत्री बना किस राज्य में? वो उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में सबसे पहले महिला मुख्यमंत्री सरोजिनी नायडू बनी थी, है ना। ये याद होगा। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि व्हाइट पर्वत पाए जाते हैं। व्हाइट पर्वत पाए जाते हैं तो व्हाइट पर्वत कहाँ पाए जाते हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका में। संयुक्त राज्य अमेरिका में व्हाइट पर्वत पाए जाते हैं। प्रश्न अगला है कि भारत का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म कहाँ स्थित है? तो भारत का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म, क्या? वह दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है अभी गोरखपुर। गोरखपुर जो है 1366 मीटर के साथ जो है पहले स्थान पर बना हुआ है, जबकि कुछ ही दिनों में जो है हुबली का जो प्लेटफॉर्म है वो गोरखपुर को भी पीछे छोड़ने वाला है ना। अभी के लिए गोरखपुर ही है। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन पर्यावरणीय शिक्षा क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो वो चाहे प्रदूषण हो, चाहे पोषण हो, चाहे भोजन, ये सभी जो है पर्यावरणीय शिक्षा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है आज का पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत, वो क्या है? वो कहा जा रहा है कि यहाँ पर वर्ष 1992 में रियो डी जेनेरियो, है ना, 1992 में पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित प्रथम पृथ्वी सम्मेलन किस शहर में हुआ? तो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था रियो डी जेनेरियो। जब भी आप 1992 देखते हैं तो वहां पर आप तुरंत कह देंगे कि रियो डी जेनेरियो, ठीक है, पृथ्वी सम्मेलन। अगला देखते हैं कि वनों के विकास, देखरेख तथा संवर्धन का अध्ययन कहलाता है। तो यह क्या कहलाता है? वन संवर्धन। वन संवर्धन कहलाता है वनों के विकास और देखरेख तथा संवर्धन का अध्ययन।
अगला प्रश्न है कि केंचुआ एक उपयोगी जीव है। केंचुआ एक उपयोगी जीव है किसानों के लिए। किसानों का मित्र कहलाता है। किसानों का मित्र कहलाता है क्या? कि किसानों का मित्र कहलाता है केंचुआ। किसानों का मित्र कहलाता है केंचुआ कहलाता है। तो किसानों के लिए केंचुआ एक उपयोगी जीव है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से स्तनधारी हैं। तो स्तनधारी कौन है? चमगादड़ होता है ना। चमगादड़ जो है स्तनधारी जीव है। स्तनधारी जीव कौन है? चमगादड़ जो है स्तनधारी जीव है। अगला है कि नारियल का खाने योग्य भाग। नारियल का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? भ्रूण पोष होता है। भ्रूण पोष जो है उसका खाने योग्य भाग होता है ना। आगे देखते हैं पेट्रोलियम धीरे धीरे खत्म होने को है, अतः वैकल्पिक ऊर्जा की ओर हमें जाना चाहिए। इसमें से कौन सी वैकल्पिक ऊर्जा हो सकती है? तो देखिए वैकल्पिक ऊर्जा के अंतर्गत हम किसको देखते हैं? बायोगैस को। किसको? बायोगैस को हम वैकल्पिक ऊर्जा के रूप में यूज कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं, जो कि सबसे बेहतर होगा। अगला प्रश्न है कि कैक्टस जैसे पौधे महत्वपूर्ण हैं। तो कैक्टस जैसे पौधे किस लिए महत्वपूर्ण है? वो रेगिस्तान पारिस्थितिक तंत्र के लिए महत्वपूर्ण है। रेगिस्तान पारिस्थितिकी तंत्र के लिए महत्वपूर्ण है कैक्टस जैसे पौधे, है ना। अगला प्रश्न है कौन एक भूमिगत जल स्तर गिरने का कारण नहीं है? कौन एक भूमिगत जल स्तर गिरने का कारण नहीं है? तो वो कौन सा नहीं है? वो गहन कृषि। गहन कृषि जो है भूमिगत जल स्तर गिरने का कारण नहीं है, जबकि वर्षा की मात्रा, अनियंत्रित जल निष्कासन और मृदा अपरदन ये सभी क्या हैं? भूमिगत जल स्तर गिरने के कारण हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला यहाँ पर कहा जा रहा है, धीरे धीरे हम लोग पहुंच रहे हैं अपने अंतिम प्रश्नों के ऊपर, और 149 नंबर प्रश्न है कि सागवान, बांस तथा शीशम किस बायोम के वृक्ष हैं? तो बायोम कौन सा है? ये बायोम है मानसूनी बायोम। कौन सा है? मानसूनी बायोम के अंतर्गत कौन से आते हैं? सागवान, बांस तथा शीशम ये सब मानसूनी बायोम के अंतर्गत आते हैं। प्रश्न अगला है, और आज का जो अंतिम प्रश्न है, यह वीडियो आपको कैसे लगा आप कमेंट करके बताएंगे, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। खाद्य पदार्थों के परिरक्षक के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? खाद्य पदार्थों के परिरक्षक के रूप में किसका प्रयोग किया जाएगा? तो सोडियम बेंजोएट के प्रयोग को किया जाता है। वहां पर खाद्य पदार्थों के परिरक्षक के रूप में हम सोडियम बेंजोएट का प्रयोग करते हैं। किसका? सोडियम बेंजोएट का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से आज का यह वीडियो समाप्त हुआ, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा आपके यूपी टेट पेपर फर्स्ट के लिए। तो धन्यवाद, नमस्कार।